जय हिंद दोस्तों। हम लोग केजीएस आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटी में 50 क्वेश्चन तक देखे थे। आज इसके आगे से देखने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें 50 दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ बताना है कि कौन सी परिस्थिति ये जो कि इसमें उचित हो सकती है। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि राज्य की सुरक्षा। तो राज्य की सुरक्षा जो कि क्या है दोस्तों, सही है। मानहानि ये भी सही इसमें। राजद्रोह इसमें नहीं होगा दोस्तों, राजद्रोह नहीं आएगा इसके अंतर्गत। सार्वजनिक व्यवस्था ये आएगा दोस्तों इसके अंतर्गत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। आपको इसमें गलत कथन को बताना है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सांसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव वास्तव में एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें सांसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, न कि राज्यों की विधानसभा इसमें शामिल नहीं होती है। लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, विधानसभा इसमें शामिल नहीं होते राज्य के, इसलिए ये कथन गलत होगा दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ये भी इसमें क्या है, गलत है दोस्तों, ये भी इसमें गलत है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से नहीं बल्कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, पहला दूसरा इसमें दोनों गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो पहला दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया। ये सही दोस्तों, पहला वाला क्या है इसका, पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए, जो कि पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, तो ये भी इसमें सही है दोस्तों। डी वाले में कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता उसके लिए आरक्षित नहीं हो। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, ये वाला कथन इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर
55 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो पहला दिया गया है कि अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 इसमें दिया गया है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोनिश्चित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के उपबंध कराएगा, जो कि क्या है, ये सही सुमेलित नहीं दोस्तों, पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में कि काम की मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत, मातृत्व राहत, तो ये भी इसमें सही नहीं दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 41 में है दोस्तों क्या है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों को और उसके वांछित भाव के मामले में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करता है, जो कि इसके लिए पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A में दिया गया है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ये भी इसमें क्या है दोस्तों? ये भी इसमें क्या है? गलत है। 43A भी इसमें गलत है। इसके अंतर्गत आता है कि राज्य किसी भी उद्योग, लगे उपक्रम या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के अन्य संगठनों को श्रम में भागीदारी की सुनिश्चित करना, ये कानून के तरीके को बढ़ाता है। तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में तो इसमें पहला कथन दिया गया दोस्तों। पहले कथन में कहा जा रहा है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि ये गलत है, पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि विधान परिषद अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, तो ये भी गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, तो ये सही दोस्तों, तीसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें तीसरा वाला ही आंसर सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राज्यों की नीतियों के निर्देश सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है कि संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, जो कि ये क्या है? सही है दोस्तों, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है इसका उद्देश्य में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो ये भी इसमें सही है। दोनों कथन इसमें सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसमें पहला गलत है, ना ही दूसरा गलत है, दोनों इसमें कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 58 में? तो पहला दिया गया इसमें कि जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है, जो कि ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। दूसरे वाले में कहा जा रहा है दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकार अपने नियम है, तो ये सही दोस्तों, राज्य सरकार का अपना नियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है?
तो समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान ये किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 39 डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, अनुच्छेद 39 डी में दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि यह केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि इनका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, ये भी गलत है। इसमें दोनों कथन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसमें पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 61 में पहला दिया गया है कि शून्य काल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध है, जो कि ये क्या है? पहला वाला गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिख के रूप में दिया जाता है, लिख करके रूप में दिया जाता है, तो ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालानुक्रम चुनिए और सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 1950 में। 1950 में आया था ये। फिर उसके बाद आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये आया था दोस्तों 1967 में। ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये तीसरे नंबर पे आएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये आया था 1973 में। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये 1980 में आया था, ये चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4123। 4123 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है किस समिति का उल्लेख किया गया है। तो किस समिति का उल्लेख किया गया है इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थायित्व वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। ये जो कि प्राक्कलन समिति के बारे में बात कर रहा है, ये जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मैथाई की अनुशंसा पर किया गया था, ये भी प्राक्कलन में किया गया था। तीसरे में कहा जा रहा है इस समिति के भीतर 30 सदस्य लोकसभा से ही हैं, तो ये भी इसमें सही है दोस्तों, ये भी प्राक्कलन समिति के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। हर दूसरे वर्ष पर होता है ये सेवानिवृत्ति, ना कि एक तीसरे वर्ष पे, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरे में कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं, ये भी इसमें क्या है दोस्तों? ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहला दिया गया है कि बच्चे, जो कि सही है, महिला ये भी सही है, जनजाति ये भी सही दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो पहला कथन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, जो कि ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, जो कि ये क्या है दोस्तों, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो ये भी सही दोस्तों। कारण और अभिकथन दोनों सही हैं, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है CAG के संबंध में। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि CAG का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि ये सही है दोस्तों, पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि CAG केवल केंद्र में जनता के धन का संरक्षक है, राज्य में नहीं। ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि CAG को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है, तो ये भी सही है दोस्तों। पहला और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि भारत का संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक है, जो कि सही है। दूसरे में है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के गठन हेतु विधेयक, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक, ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि धन विधेयक, ये इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। तो आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें नहीं है, कौन सा इसमें है, सॉरी दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, कौन सा इसमें सही उत्तर का इसमें चयन करना है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो इसमें दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, ये और 86वां संविधान संशोधन। 42वां और 86वां संविधान संशोधन ये दोनों है दोस्तों, जबकि 40वां और 48वां ये नहीं होगा। तो पहला और चौथा इसका सही है। पहला चौथा ऑप्शन नंबर इसका ए वाले में है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती या जारी नहीं किया जाएगा, जो कि ये सही दोस्तों। दूसरा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी और कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी, तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा कथन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, तो ये भी इसमें सही दोस्तों। तीनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये सही है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की सुरक्षा करना, ये गलत है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों।
फिर क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उसके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। इसका सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पर बने रहेंगे, जो कि ये गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, ये सही है। तीसरे में है कि यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, तो ये भी इसमें सही है दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है कि इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये भारत का नागरिक जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषता है। तो आपको इसमें सही कोड का चयन करना है, कौन सा है इसमें। तो पहला दिया गया है कि यह राज्य सरकार के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बों में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनता है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा, तो ये भी इसमें सही है दोस्तों। इसमें तीनों आंसर राइट होंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों। पहला और दूसरा तीसरा इसमें सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में तो इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया है कि उसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, कहा जा रहा है कि वह असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु पात्र है, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि वह किसी भी समय राज्यसभा के सभापति को त्याग पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दे सकता है, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। ये किसको त्याग पत्र देंगे, ये देंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। केवल पहला और दूसरा ही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया है कि संविधान का भाग 6 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्र, अधिकार, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के संबंधित है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। ये भाग 6 में नहीं है, भाग 5 में है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो ये भी इसमें गलत है दोस्तों। ये सांसद के द्वारा कानून बना करके बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका सही है। आपसे पूछा था इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाएं, तो कौन करता है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 78 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं, तो इसमें कौन अध्यक्षता करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में है, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का विधिक नाम है, तो विधिक नाम इसमें से क्या है, तो राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, राज्यों का संघ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित व्यक्ति ही हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकार परीक्षा,
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, अधिकार परीक्षा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य द्वारा लगाया, वसूला और बरकरार रखा जा सकता है। आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन सा कर राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। तो कृषि आय पर कर, ये जो कि सही है। मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक शराब पर उत्पादित शुल्क, ये भी सही है। विनियमन बिलों पर स्टैंप शुल्क, ये जो कि नहीं होगा, राज्य के द्वारा ये नहीं लगाया जा सकता है। माल की बिक्री या खरीदारी पर कर, ये भी राज्य के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा इसका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें, ये जो कि सही है। दूसरा दिया गया है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट, ये सही है। चौथे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ये भी क्या है इसमें सही दोस्तों। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका सही है, दूसरा इसका गलत था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन इसमें सही है, इसके बारे में बताना है। तो पहला दिया गया है कि इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 11 जोड़ा है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। पहला वाला इसका कथन क्या है, पहला वाला गलत है। फिर इसके बाद आता है इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी है, ये सही है। तीसरे में कहा जा रहा है इस अधिनियम ने पंचायती राज्य संस्थानों को संविधान न्याय संगत भाग के दायरे में ला दिया, ये भी सही है इसमें। दूसरा और तीसरा इसका सही दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा सांसद या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, जिसे सांसद या राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति क्या करता है। तो राष्ट्रपति इसमें विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होता है, तो ये सही दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि राज्य विधायिका द्वारा व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर लगाए गए करों की कुल राशि 25,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि ये क्या दोस्तों, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है एक राज्य विधायिका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है, भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग किया जाता हो, ये भी इसमें गलत है दोस्तों। पहला दूसरा दोनों गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। कौन सा कथन इसमें सही है, इसको बताना है। पहला दिया गया है कि किसी विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की संख्या के आकार पर निर्भर करती है, जो कि ये क्या है, सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 निर्धारित है, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है किसी विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा तय किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। तीसरा वाला इसका क्या है, गलत है। पहला दूसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। तो लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला
राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है। पहला दिया गया है कि किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता है, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों। हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है, ये भी गलत है, रह सकता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल को एक राज्य के दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, तो ये भी इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत सरकार के पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर इसमें कौन आता है, तो पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर से क्रम की वरीयता में राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपाध्यक्ष आते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आएंगे, फिर पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, और फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री आएंगे, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे और लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे। ये जो कि वरीयता क्रम है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। आपको सही कथन का चयन करना है। कौन से पद का प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि भारत के महान न्यायवादी, ये जो कि हैं दोस्तों भारत के महान न्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये नहीं है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ये भी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में से किस समूह में लोकसभा केवल एक सीट है। तो कहाँ पे लोकसभा का केवल एक सीट है। क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में एक एक सीटें हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें सही है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 में तो पहला दिया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के मामले से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि क्या है, गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह की समाप्ति पर निष्क्रिय हो जाएंगे, ये सही दोस्तों। ऑप्शन बस का बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। 94 में तो अभिकथन ए दिया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों। कारण आर में कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही है। तो कारण सही है, अभिकथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों। ए गलत है लेकिन आर इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों। कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, सही है, पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जाए प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल समितियों का गठन किया जाता है, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री इस समिति के सदस्य हैं तो आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हों, ये गलत है दोस्तों। चौथे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। तो इसमें पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें कहा जा रहा है 96 में कहा जा रहा है कि किसी समिति या आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, स्थापित की जानी चाहिए। ये किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा कहा गया था, ये
सरकारीय आयोग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, सरकारीय आयोग के द्वारा यह कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया गया है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु वित्त विधेयक सभी धन विधेयक नहीं होते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या धन विधेयक पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर नहीं। ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यक्तिगत हो जाता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ये भी क्या इसमें सही है। तो इसमें दूसरा वाला ही केवल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उसे अधिकार है। उसे कौन सा अधिकार होता है, तो उसे वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने का अधिकार है, लेकिन पहली बार में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है कि राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है कि राज्य विधायिका का सत्र चल रहा हो तो उन्हें जूरी सर्विस से छूट दी जा सकती है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये भी सही दोस्तों। पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 99 तक देखा है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।